मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस का ये मंच महाबहस। बीजेपी का समर्थन करना कुछ मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा के परिणाम आने के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर सियासत भी तेज होने लगी है। कानपुर में शकील अहमद को मारा पीटा गया, साथ ही सर कलम करने और आंख फोड़ने तक की धमकी दे दी गई, क्योंकि शकील अहमद का गुनाह बस इतना है कि वो बीजेपी का समर्थन करता है। अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा उसने लगा रखा है। और ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले कुशीनगर में बाबर को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया था क्योंकि वो बीजेपी की जीत पर मिठाई बांट रहा था। यही नहीं, बरेली में निदा खान को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। साथ ही मुस्लिम समाज ने उन्हें शादी में जाने पर पाबंद कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर इतनी नफरत क्यों? इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वोट से हारे, अब नफरत के सहारे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसने ये आजादी दी है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष ने की है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आज कहीं ना कहीं उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से कुशीनगर की घटना हुई वो निंदनीय थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के नाम पे जो धमकी देने के मामले आ रहे हैं, उनमें से बहुत से मामले आपसी विवाद के। कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। बीजेपी को वोट देना गुनाह है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट करना, उनका समर्थन करना बहुत नागवार गुजर रहा है। वो कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी हिंसा करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनके कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता न्याय के लिए आखिर कहां जाए? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। बाबर, निदा, शकील, कितनी लंबी फेहरिस्त। मुस्लिमों का भगवा प्रेम बर्दाश्त क्यों नहीं? बीजेपी उन लोगों पर जो बीजेपी के एंटी काम कर रहे हैं, शिकंजा कसने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को जो बीजेपी के अगेंस्ट में जिन्होंने वोट डलवाए हैं, जो बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए बीजेपी अपने एजेंटों के जरिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके उन पर शिकंजा कसना चाहती है। इतनी नफरत। आखिर इतनी नफरत क्यों? इसी पर आज महाबहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। कानपुर में बाबर कांड दोहराने की कोशिश हुई है। मुस्लिम बीजेपी समर्थक पर पड़ोसियों ने हमला किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवक को सर कलम करने तक की धमकी मिली है। घर की छत पर उसने भाजपा का झंडा लगा रखा था और उसी झंडे को लगाने पर यह धमकी दी गई है। पड़ोसियों ने बीजेपी का झंडा हटाने को कहा। 27 मार्च को शकील पर हमला किया गया। शकील की शिकायत पर अब जांच शुरू हो चुकी है। तो कानपुर से यह घटना सामने आई है क्योंकि एक शख्स ने भाजपा को सपोर्ट किया, उसका झंडा छत पर लगाया, इसीलिए सर कलम करने तक की धमकी। आखिर बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? कानपुर में मुस्लिम युवक को बीजेपी समर्थन की सजा दी गई है। बीजेपी का झंडा लगाने पर सर कलम करने तक की धमकी, आंख फोड़ देने तक की धमकी दी गई है। कुशीनगर में बाबर की हत्या इससे पहले कर दी गई थी। बीजेपी की जीत पर बाबर ने मिठाई बांटी थी और उसे सपोर्ट किया था। और बरेली में आपको बता दें, निदा खान नामक एक महिला जो कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहती थी, उनको किस तरह सजा दी गई? मुस्लिम समाज ने शादी में जाने से पाबंदी लगा दी। आरोप उन्होंने यहां तक लगाया कि उनको लगातार इसलिए धमकियां मिल रही हैं। तो आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम युवक को बीजेपी के समर्थन पर धमकी दी गई है। बीजेपी का झंडा लगाने पर पड़ोसियों ने उसको पीटा है, उसे सर कलम करने, आंख फोड़ने तक की धमकी दी है। हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। मौलानाओं ने बीजेपी की इसे साजिश करार दिया है। मतलब ये जो पूरी घटना है कानपुर की, मौलाना ये कह रहे हैं कि ये तो भाजपा की साजिश है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि महाबहस में इस पर हम कौन से सवाल पूछ रहे हैं। आज किन सवालों को हम महाबहस के इस मंच से उठाने जा रहे हैं। तो बीजेपी से
कौन मुसलमान है जो नफरत करते हैं? क्या मुस्लिम बीजेपी समर्थक होना गुनाह है? उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के समर्थन पर कानून हाथ में क्यों लिया लोगों ने? मुसलमानों में बीजेपी से नफरत आखिर किसकी साजिश है? क्या बीजेपी के समर्थन पर मार डालेंगे? बीजेपी से कौन मुसलमान नफरत करते हैं? क्या मुस्लिम बीजेपी समर्थक होना गुनाह है? ये महाबहस के सवाल है और आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अश्विनी उपाध्याय जी जो है वो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी आपसे यही, ये बताइए क्या मुसलमान का बीजेपी को सपोर्ट करना गुनाह है? सर कलम कर देने, आंख फोड़ने की धमकी दी जाएगी। बाबर को तो पीट पीट के मार डाला गया। एक महिला बीजेपी ज्वाइन करना चाहती, उसे शादी में जाने पर पाबंद कर दिया गया। एक ने बीजेपी का झंडा लगाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करे या विरोध करे। ये एक लोकतंत्र के अंदर एक व्यक्ति को इस देश का संविधान जो है ये आज़ादी देता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी जाति धर्म कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये मुद्दा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करना चाहता है, वो स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और बहुत अच्छी लग रही है कि भारत में देखिए इससे बड़ी शांति और व्यवस्था कायम करने की क्या बात हो सकती है कि सभी इसी विचार को मान लें और उसे आत्मसात कर लें कि कोई किसी भी पार्टी का या राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हो सकता है। तो मुझे बताइए जरा, ये कौन लोग हैं जो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकता? यदि करेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उसको सर कलम कर दिया जाएगा या ये साबित कर दिया जाएगा कि वो मुसलमान ही नहीं है? कौन लोग हैं ये? देखिए, ये कोई हो सकता है किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो और उसको एक राजनीतिक एजेंडा देने का प्रयास किया जा रहा हो, अपना जो हित है उसे साधने के लिए। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान ऐसा होगा या जो समर्थन कर रहा है। तो देखिए, मैंने कहा भी कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी है किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने की और उस किसी भी राजनीतिक दल का विरोध करने की। एक संवैधानिक रूप से आप उसका समर्थन कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये आप ठीक है। कुशीनगर में जो बाबर की हत्या हुई थी आशीष जी, कुशीनगर में जिस बाबर की हत्या हुई थी, जिसने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया था, पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, उसके पड़ोसियों ने उसको पीट पीट कर मार डाला था, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, उसके पदाधिकारी हैं। नहीं, ऐसा ये कह देना कि केवल वो हो सकता है समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हों, लेकिन पदाधिकारी नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूँ कि वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। बात वही आ जाती है घूम फिर के। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आपने इस पूरी घटना को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कोई किसी भी विचारधारा का समर्थक हो सकता है और सपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हमारे साथ। अश्विनी जी बताइए, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन इतनी नफरत फैला रहा है, किसको नागवार गुजर रहा है कि एक मुसलमान भाजपा का सपोर्ट नहीं कर सकता? हिंदुस्तान में सर कलम करने और आंख फोड़ने जैसी बातें की जाएंगी। आस्था जी, उनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, उनको भारतीय संस्कृति से नफरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। पॉलिटिकल पार्टी के नाते उनको भाजपा से नफरत नहीं है। उनको नफरत केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय संविधान, समता, समानता, समरसता की बात करती है। उनको विशेष दर्जा चाहिए, उनको विशेष अधिकार चाहिए, उनको विशेष पहनावा चाहिए। तो ये समस्या आ रही है भाई। हम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत के संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती है, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है संविधान में घुसपैठ नियंत्रण कानून लिखा हुआ है, तो घुसपैठ एनआरसी लागू होना चाहिए, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है। तो भारतीय जनता पार्टी ये संविधान का अश्विनी उपाध्याय जी, मैं चाहूंगी स्पष्ट रूप से आप बताएं, आप नाम लें। आपने एक एक करके पूरी फेहरिस्त गिना दी, क्योंकि आपके एजेंडे में सर्वोपरि है। तो ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान भाजपा के करीब ना आए। कौन लोग हैं, किसे सूट करता है ये सियासी तौर पे? आस्था जी मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे लीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो केवल वो बातें करती जो इस संविधान में लिखा हुआ है, यानी समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतर नियंत्रण कानून बने, सबको एक समान अवसर मिले। ये बात भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, दर्शक बड़े समझदार हैं, सब समझते हैं,
वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, 4 बीवी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप निकाह हलाला करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप 3 तलाक जारी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मुताह मिस्यार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाची मामी से निकाह करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, वो कह रही कि नहीं, भारतीय रीति, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, समता समानता समरसता। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम भैया यहाँ बराबरी पे नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम यहाँ भाई भाई नहीं हो, बल्कि तुम दामाद हो और तुम फूफा हो, तो हम तुम्हें विशेष अधिकार देंगे, हम तुम्हें विशेष सम्मान देंगे। तो वो जो उनके जहन में डाल दिया गया, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष दर्जा, विशेष तालीम, विशेष स्कूल, उसकी वजह तो आप से ये कह रहे हैं कि जो कट्टरता को सपोर्ट करते हैं उन्हीं को इस प्रोग्रेसिव माइंडसेट से नफरत है और वही चाहते हैं कि भाजपा के करीब ना जाए मुसलमान। फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या मुसलमान भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता? कोई, ये लोकतंत्र है, संविधान सबको अधिकार देता है। अब देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आशीष चतुर्वेदी जी भी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कोई किसी भी विचारधारा को मान सकता है, किसी को कोई भी बात अच्छी लग सकती है। किसी ने यदि भाजपा की जीत पर मिठाई बांटी तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया। कोई निदा अहमद जी जो है बरेली से, वो सोच समझकर भाजपा ज्वाइन करना चाहती है, उनको शादी में जाने पर पाबंद कर दिया गया। और यहाँ तो देखिए एक बार फिर से भाजपा का झंडा अपनी छत पर लगाया तो उसका सर कलम करने और आग फोड़ने की धमकी मिल रही है। शकील नाम का एक शख्स है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत का हर आदमी को हर पार्टी में रहने का अधिकार है और संविधान इसे इजाजत देता है। अभी अश्विनी उपाध्याय जी क्या बात बोल रहे थे कि एक ही पार्टी है जो राष्ट्र की बात करती है, बाकी सब पार्टियां अगर राष्ट्र की बात नहीं करती हैं तो चुनाव आयोग को उनका सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, पार्टी की आधिकारिक वैल्यू खत्म कर देनी चाहिए। यदि कोई राष्ट्र की बात नहीं करता, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करता, भारत के संविधान को मानता नहीं है, तो भारत का संविधान उस पार्टी को देश में राजनीति करने की इजाजत कैसे दे रही है? ये जो बातें विचलित करने वाली जो बातें बोलते हैं ना ये भाजपा के प्रवक्ता लोग, यही आग लगाता है, समाज में जहर घोलते हैं ये लोग। ये जो विद्वेष की बात करते हैं, सीधे संविधान की एक किताब ले लेते हैं हाथ में और सीधे असंवैधानिक सारी बातें करते हैं। कौन विशेष दर्जा ले रहा है भाई? भारत का संविधान जो आम आदमी को जितना नागरिक अधिकार सबको देता है वो बराबर देता है। फजील जी ये बताइए, फजील जी ये बताइए, आप स्कॉलर हैं और काफी वरिष्ठ हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यहाँ नफरत कौन फैला रहा है? एक शख्स जिसने भाजपा को सपोर्ट किया उसे पीट पीट कर मार डाला गया, उसके पड़ोसियों ने, वो भी उसी समुदाय के थे। एक महिला जो भाजपा ज्वाइन करना चाहती है उसको पाबंद कर दिया गया। एक शख्स जिसने भाजपा का झंडा छत पर लगाया उसको सर कलम करने की धमकी मिल रही है। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? और कौन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको सूट करती है इस तरह नफरत की राजनीति? जांच का विषय है ना, अभी तो मामला जांच में है, अभी जांच होने दीजिए। अभी तो FIR लार्ज हुआ है ना, जांच होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन कर रहा है। अभी कह देना और किसी के ऊपर मर देना यही कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अभी कुशीनगर की घटना में तो मामला स्पष्ट है, वहां पर बाबर की जो पीट पीट कर हत्या की गई वो भी उसी समुदाय के लोग थे और सपा से ताल्लुक रखते थे। आशीष चतुर्वेदी जी हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं। ठीक है फजील जी। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं काउंटर। जी अश्विनी जी बोलिए। आस्था जी देखिए, आप जरा देखिए पाखंड, तबरेज के ऊपर लाठी पड़ते इनको पता चल जाती है कि तबरेज की लिंचिंग क्यों हुई, लेकिन एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, कह रहे नहीं अभी तो जांच होने दीजिए ना, अभी चार्जशीट फाइल होने दीजिए। सुन लीजिए, प्लस जब चार्जशीट फाइल होगी तो कहेंगे नहीं पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा कहेंगे हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए। इन्होंने किया क्या है भाई? इस विचारधारा के लोगों ने फजील जी एक बार अश्विनी जी की बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा, आप काउंटर करना चाहते हैं पूरा समय मिलेगा, एक बार अनइंटरप्टेड उनको सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं। अश्विनी जी देखिए इनकी विचारधारा क्या है। अफजल गुरु को डिस्ट्रिक्ट पहले जब पकड़ा गया बोले नहीं अभी तो पकड़ा गया, अभी सजा कहाँ हुई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा हो गई, बोले अरे अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट से कहाँ हुई? हाई कोर्ट से हो गई, बोले सुप्रीम कोर्ट से कहाँ हुई? और जब सुप्रीम कोर्ट से हो गई तो कह रहे हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुझे सजा देने वाले जज जिंदा है। ये विचारधारा है, ये वो विचारधारा है जो 2017 के पहले जो 2017 के पहले बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी। तो ये जो विचारधारा है, एक विचारधारा है जो बुलडोजर चला रही है, एक योगी बाबा है जो माफियाओं के जमीन पे बेनामी संपत्ति पे बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरी तरफ थे एक सरकार थी अखिलेश यादव की जो बाकायदा माफियाओं को बुला के सेवई खा रहे थे, उनके घर जाके सेवइयां खा रहे थे, उनके यहाँ जाके टोपी
कर रहे थे, ठीक सारे है काम कर रहे थे। अश्विनी जी, हमारे साथ अंबर जैदी भी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उन्हीं से पूछते हैं। बताइए अंबर जैदी, आप तो काफी प्रोग्रेसिव बातें करती हैं, मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ें, उनकी स्वतंत्रता की बातें करती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, सबकी पक्षधर आप रही हैं, तो यहाँ बताइए नफरत आखिर कौन फैला रहा है? इतनी नफरत किस काम की? क्या मुसलमान भाजपा का सपोर्टर नहीं हो सकता? किसी ने अगर उसकी जीत पर मिठाई बांटी तो उसकी लिंचिंग हो जाएगी, किसी ने यदि उसका समर्थन का झंडा लगाया तो उसको सर कलम करने की धमकी मिलेगी, और कोई महिला अगर भाजपा ज्वाइन करना चाहे, मुस्लिम महिला, तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। जी बिल्कुल, यही मानसिकता है जो विपक्ष के लोग हैं, वो इसी तरह की मानसिकता को प्रोत्साहन देते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, आप देखिएगा कि हर किसी एक मुद्दे को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी या संवैधानिक अधिकार, फ्री नेशन की बात होती है, लेकिन इसी देश में हम बाबर की अगर बात करते हैं तो बाबर को यह आजादी नहीं थी कि वो भाजपा या कांग्रेस में से एक पार्टी को चुन सके। वो लोग जो धर्म के नाम पर, ओवैसी जी को देखिए राजनीतिक मंचों से जब वो प्रमोशन कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शंस का, तो वो किस किस तरह के कितने भड़काऊ भाषण देते नजर आए और लोगों से खुलेआम ये अपील करते आए कि आप एकजुट हो जाइए भाजपा को हराने के लिए। और विपक्ष के हर नेता की तरफ से इस तरह के बयान हमने देखे, भड़काऊ भाषण देखे, लेकिन एक आम इंसान को, एक आम मुसलमान को अपनी मर्जी से आजाद मुल्क में ये चुनने की आजादी नहीं है कि वो किस विचारधारा को या किस पार्टी को समर्थन करता है। अगर आप लकीर की फकीर की तरह उसी पार्टी को, कांग्रेस को या उस ही तर्ज पे जो राजनीति करते हैं उन दलों को समर्थन कर देते हैं तो आपको अच्छा समझा जाएगा, वरना आप पे पाबंदियां होती नहीं। खान को क्यों, मैं ही पिछले 8 सालों से किसी शादी, ब्याह, बारात या किसी फंक्शन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ तो अजीबोगरीब सवाल और अलग तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और अजीबोगरीब नजरों से लोग देखते हैं। तो मैं खुद इस चीज से गुजरती हूँ और मतलब एक असहज स्थिति आपके सामने भी पैदा हो जाती है कि जब आप प्रोग्रेसिव बातें करती हैं, खुलकर अपने विचार रखती हैं। फजील अहमद जी बताइए, इस देश में बार बार सवाल उठाया जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है या लोकतंत्र खतरे में है या अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। यहाँ तो वो आजादी खतरे में नजर आ रही है जो खुलकर चुनती है अपनी पार्टी या विचारधारा, और विपक्षी पार्टियां उसको प्रोत्साहन देती हैं। सर कलम कर देने जैसी बात, आंख फोड़ डालने जैसी बात, लिंचिंग कर देने जैसी बात, वो भी भाजपा को सपोर्ट करने पर। ऐसी कोई बात नहीं है। और भाजपा की बहुत से हमारे जानने वाले मुसलमान हैं जो भाजपा में कोई 1-2 लोग थोड़े ही हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं। और कितना 5%, 6% वोट मुसलमानों ने भाजपा को दिया इस 2022 के चुनाव में। खुद योगी जी ने कहा ये बात को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुसलमानों ने हमको वोट दिया। मुसलमान मुस्लिम पार्टी को छोड़ के देश की सभी पार्टियों को वोट देता है, किसी से कोई नफरत नहीं करता है। किसको वोट नहीं देता? बहुजन समाज पार्टी को नहीं देता है, कि कांग्रेस पार्टी को नहीं देता है, कि भाजपा को नहीं देता है, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को नहीं देता है, कि शिवसेना को नहीं देता, कि आरजेडी को नहीं, किसको वोट नहीं देता है मुसलमान इस देश के अंदर? तो मुसलमानों को टारगेट करना किसकी, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई हो सकता है आपकी नापसंद हो सकता है, आप किसी को अच्छी नहीं लगती। हम भी टीवी पे डिबेट करते हैं, बहुत से मुसलमान हमको पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, बहुत से हिंदू भी पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, बहुत से लोग। अच्छा ठीक है, तो जो अंबर जैदी अपनी बातों और अपने विचारों के कारण सार्वजनिक मंचों पर या फिर इस तरह के समारोह में फेस कर रही हैं, आपको लग रहा है कि ये लोगों के जो विचार है उनके प्रति जो नकारात्मकता वो महसूस कर रही हैं वो उनके निजी विचार हैं? अश्विनी उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? उन्होंने कहा 2022 में 5-6% मुसलमानों ने वोट किया था भाजपा को। नहीं, 5% की बात तो हो गई, मैं 95% की बात कर रहा हूँ। मुसलमान उनको उसको वोट देता है जो, सुन लीजिए प्लीज, सुन तो लीजिए भाई साहब, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। सुनिए फजील जी, आपने बोल दिया, आप सुनिए, आपने बोल दिया। फजील जी, एक बार बात पूरी करने दीजिए अश्विनी जी को, आपको दोबारा बोलने का मौका मिलेगा, आपको वापस बोलने का मौका मिलेगा। एक बार वो कुछ कहना चाह रहे हैं काउंटर में, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम्स को बराबर लाना चाहती है, उनका पूरा सम्मान करना चाहती है, उनको बराबरी पे खड़ा करना चाहती है, मुस्लिम्स को वोट बैंक नहीं बनाना चाहती। लेकिन हो क्या रहा है, चलो 5% लोगों ने वोट दिया, लेकिन 95% क्या मेंटेलिटी है? दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके, यूपी में समाजवादी पार्टी को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके, बंगाल में वो ममता बनर्जी को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके, बिहार में वो लालू प्रसाद को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके, उत्तराखंड में वो कांग्रेस को वोट करेगा। तो वास्तविकता ये है कि इस देश का मुस्लिम
उसको पता नहीं किस तरीके से उसको भ्रमित किया गया है। उसको लगता है कि बीजेपी आएगी तो समता समानता की बात होगी, समान नागरिक संहिता की बात होगी, जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी, घुसपैठ, इसलिए वो ठीक है। बहुत टैक्टिकली वोट करता है। मतलब वोट बैंक वो खिसक even ना MIU जाए, को- इसीलिए उनको भड़काया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं। अश्वनी जी। इसका जवाब हम आशीष चतुर्वेदी जी से ले लेते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा का पक्ष रख रहे हैं। बताइए आशीष जी, मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, नाराज ना हो जाए, इसीलिए बार बार आप कुछ बातों से डराते हैं और इस बात को, इस फैक्ट को मानने को तैयार ही नहीं होते कि मुस्लिम जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं, और जब घटनाएं ऐसी सामने आती हैं तो साफ मुकर जाते हैं। अब जरा 2 मिनट दीजिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। अगर जो मौजूदा 2022 के चुनाव हुए हैं, जब आप उनके वोट परसेंटेज को देखते हैं तो जो वोटिंग हुई है उसमें 41% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 59% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा है। मतलब अगर 100 आदमी वोट डालने जा रहा था तो उसमें 41 आदमी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसलिए वोट डाल रहे थे, और 59 या लगभग 40-60 का रेशियो मान लीजिए लगभग, तो 60 आदमी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहे थे। यानी जो लोग उसके खिलाफ वोट डाल रहे थे वो बहुत ज्यादा हैं। अब 60% लगभग या 59% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर पड़ रहा है तो उसमें हिंदू भी शामिल हैं, सभी जात के लोग शामिल हैं, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। तो ये जो एक भाजपा ये जो फैलाने का भ्रम जो कोशिश करती है कि हम मुस्लिम वोट पे ये कर रहे हैं, सब हिंदू हमारे साथ हैं, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 59% वोट जो है वो उसके अगेंस्ट पड़ रहा है। तो कहीं भी ये हम इस तरीके की जो ये धारणा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है, वो इस आंकड़े को जो भी समझदार व्यक्ति है वो जब जान लेगा तो समझ जाएगा कि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट नहीं देता है, और यदि जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अंबर जैदी कुछ कहना चाह रही हैं। बात तो रख लेने दीजिए। अंबर जैदी कुछ कहना चाह रही, आपने जो पॉइंट मेंशन किया है ना, आपने जो पॉइंट मेंशन किया उस पर अंबर जैदी कुछ ऐड करना चाह रही है। अंबर जैदी, अभी आप मुझे बोलने, मैंने कहा था आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। अंबर जैदी बात पूरी कीजिए। आप बोल रहे हैं ना, देखिए इन्होंने जिस तरीके से बताया कि जिस आधार पे इनको लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न यूपी में रहा, उनको लग रहा है कि एक तरफ पूरा विपक्ष और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। आप ये सोच लीजिए ना, लोकतंत्र में रहकर आप किस तरह की एनालिसिस आप टीवी पे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ पूरा विपक्ष की पार्टियां अब फिर भी मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो आप एज विपक्ष आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप जनता के मुद्दों को उठाने में विफल रहे हैं। और रही बात वोटिंग परसेंटेज की मुसलमानों की, तो 8% 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने की है, लेकिन नतीजा ये कि अगर वो मुसलमान जो भाजपा की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, बाबर की बात करें या फिर आप शकील की बात करें, मीदा खान की बात करें, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जो एक पार्टी को समर्थन देते हैं, और हर किसी को आजादी है इस देश में रहकर अपनी अपनी मर्जी से, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर सपा ही है, सपा कितने सारे लोकल दल हैं जिनमें ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल है, आजादी है, जिस पार्टी से जो लड़ना चाहे उसे आजादी है, वो उस पार्टी से लड़ सकता है। किसने रोका है? किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने यही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी। अंबर जैदी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आशीष जी अंबर जैदी 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी बीच में मत बोलिए, 10 सेकंड बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। अंबर जैदी, वो समाजवादी पार्टी के पर्चे छीन रहे थे, तब आपका चैनल कहाँ था? तब आपके योगी जी का बुलडोजर कहाँ था? तब ये निदा खान जी। आशीष जी आप इस तरह देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले। आपको मैंने अनइंटरप्टेड 2 मिनट दिए बोलने के। अंबर जैदी को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए यही बात है जिससे आप पर आरोप लगता है, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगता है कि जब कोई मुसलमान बात करता है भाजपा समर्थित होने की या उनकी पॉलिसी से सहमत होने की, आप इस तरह चीजें खराब करने लगते हैं। ये मैसेज सही नहीं जा रहा आशीष चतुर्वेदी जी, ये मैसेज सही नहीं जा रहा। अंबर जैदी बात पूरी कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी आशीष जी। तो आप कहाँ, ये जब हमको तो बोलने नहीं दे रही हैं। आपको अनइंटरप्टेड 2 मिनट दिए आशीष जी, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। एक बार अंबर जैदी बोले, वो वैसे भी लेट जुड़ी है हमारे साथ। इतना डर लगता है मेरे बोलने से, तो बुलाते ही क्यों है भाई? अगर इतना डर लगता है कि मेजर साहब इतना बोल, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है, भ्रम फैलाते हैं, आपको गुंडागर्दी करने की आदत है। ये आपकी पार्टी का यही पैटर्न है कि आप गुंडागर्दी करिए, चाहे आप सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर रहे या फिर टीवी पे रहे।
अगर कोई बात कर रहा है तो तमीज किस दायरे में, आप दूसरे को बात रखने दीजिए। मैंने आपके ठीक है। ऊपर नहीं बोला, मैंने पेशेंटली वेट किया, मुझे एंकर ने मौका दिया अपनी बात रखने का, तभी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है अंबर जी, 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर आशीष जी, फिर आशीष जी। नम्रता से मैं आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके चैनल को इतना डर लगता है हमसे तो मत बुलाइए। आशीष जी पेशेंस रखिए, ये सही बात नहीं है, सारे पैनलिस्ट को बात करने दीजिए। मैं आपके चैनल पे आपने कोई पॉइंट रखा, उसके बाद अंबर जैदी कुछ ऐड करना चाह रही थी, आपको फिर कुछ बोलना है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस तरह खराब मत कीजिए डिबेट को। बोलना हो तो ही बुलाइए, वरना मत बुलाइए, मत बुलाइए। किसी को भी बुला के आप वाहवाही करते, आशीष जी वाहवाही करते। मुसलमान हूँ, अगर आप, मैं कह तो रहा हूँ, अंबानी साहब को मैसेज देखिए, सुनिए आशीष जी, अंबर जैदी ने सवाल उठाया है, वो साफ तौर पर कह रही है नाम मेरा अंबर जैदी है, मुसलमान हूं, और उसके बाद मेरा प्रश्न, उसका जवाब दें आशीष जी। अंबर जैदी बताइए क्या पूछ रही हैं आप? अगर आपके चैनल को इतना डर लगता है तो मत बुलाइए, मैं कह रहा हूं ना, आप क्यों बुलाते हैं? अंबर जी बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आप अपना सवाल कीजिए, आपकी आवाज जा रही है, वो सवाल मैं लेके जाऊंगी आशीष जी के पास, क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपके चैनल को बहुत मिल रहा हूं, लेकिन जो है देश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, जो ये दकियानूसी मुद्दे आप लेकर के बैठ जाते हैं। और यदि अगर आप ये सही तरीका नहीं है आशीष जी, सही तरीका नहीं है, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप डिबेट खराब कर रहे हैं। आप बुलाते क्यों हैं हमें? आप क्यों बुलाते हैं हमें? जब हमें आपको बोलने का मौका ही नहीं देना है तो बुलाते क्यों हैं आप? ठीक है अंबर जैदी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं, मैं आशीष चतुर्वेदी के पास वो ले जाती हूँ। आशीष जी आप लगातार बोले जा रहे हैं और आपने अंबर जैदी के सवाल नहीं सुने होंगे, वो मैं रख देती हूँ, उसके बाद आप बोलिए, 60 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल जवाब मेरी बात ही नहीं होने क्यों नहीं सुनना आपको? तो मैं क्यों सुनूं आपके क्यों नहीं सुनना आपको? वो आपके पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं आप तालिबान का समर्थन करते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अंबर जैदी है, मैं प्रोग्रेसिव विचारधारा का समर्थन करती हूँ, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन बातों का जवाब दीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं सवालों से? आप बोलिए, कोई नहीं टोक रहा आपको, बोलिए 60 सेकंड, कोई नहीं टोक रहा, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए। आपको क्या आपके अंबानी जी को दर्द होने लगता है? कह रहे तो पोल पट्टी खुल रही। आशीष जी इस तरह की बातों को करने से कुछ नहीं होगा, जनता ये शो देख रही है, सवाल पूछे गए आप उनका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। मैंने आपको 60 सेकंड दिए अपनी बात पूरी करने के। आप जो एजेंडा लेकर के बैठ जाते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी, देखिए पूरे चुनाव में आप लोग यही करते रहे, पूरे चुनाव में आप लोग यही करते रहे, घूम फिर के आप मीडिया को घेरते रहे, मीडिया पर आरोप लगाते रहे, मीडिया को झूठा बताते रहे। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए और जो सवाल पूछे गए उन पर जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे आपके साथ डिबेट में नहीं पढ़ना है, इस तरह सवालों का जवाब देना, सवालों का जवाब देना है, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ फजील अहमद जी जुड़े हुए हैं। फजील अहमद, अभी अंबर जैदी जिन बातों को उठा रही थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो बार बार इस तरह की मानसिकता को हवा देने का काम करता है, क्योंकि उनकी राजनीति को ये सूट करता है, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, इसीलिए कुछ ऐसे मुद्दे जो कि विकास से जुड़े हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी मुसलमानों के, जानबूझकर उनको टच नहीं करता, और जब भाजपा करती है तो बरगलाया जाता है मुसलमानों को, डर दिखाया जाता है मुसलमानों को। देखिए, अंबर जैदी ने कहा कि विपक्ष, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंबर जैदी साहब क्या सत्ता पक्ष हैं? भाई वो एक सोशल एक्टिविस्ट है ना, सत्ता पक्ष नहीं तो विपक्ष से हम, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर है, सत्ता पक्ष भी हमारे लिए बराबर है और विपक्ष भी हमारे लिए सम्मानजनक है, और सत्ता पक्ष भी सम्मानजनक है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है निजी, हम विचारों के आधार पर कभी भी किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं और नीतियों के आधार पर किसी से हाथ छुड़ा सकते हैं, ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। तो नंबर एक बात थी, अगर हम बात कहें कि विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अभी हाल में 25 लाख की लूट हुई गाजियाबाद में, एक 5 साल की लड़की का रेप करके अयोध्या में सर काट दिया गया, तब आपका चैनल कहाँ था? तब आपका चैनल कहाँ था? एक मिनट, हाँ आशीष चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं आप? दोबारा दोहराइए अपनी बात, आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे आशीष चतुर्वेदी? बिल्कुल। हाँ तो ये बताइए, जब बाबर की लिंचिंग हुई थी, उसके मुस्लिम पड़ोसियों ने जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उसे पीट कर मार डाला था, आप लोग क्यों खामोश थे? क्योंकि वो भाजपा की जीत पर मिठाई बांट रहा था, यही आज का विषय है, इस पर भी तो जवाब दीजिए ना। बाकी मुद्दे उठाइए, आपको किसने रोका है, लेकिन इस पर भी तो जवाब दीजिए। अब मेरा सवाल है
कि जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों के पर्चे छीन लिए, उनके घर पे धावा बोल के 2 लोगों के नामांकन वापस करा दिए डरा धमका के, तब कोई जवाब नहीं है, तब कोई जवाब नहीं है। चलिए इस बात का जवाब अश्विनी उपाध्याय से लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय बताइए, गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, साड़ी खींच रहे थे ये लोग। ठीक है आशीष जी, वो जवाब ले लेते हैं अश्विनी उपाध्याय जी से। बोलिए अश्विनी जी। आस्था जी, हमारी बेटियां, खासतौर पे मुस्लिम बेटियां 2 चीजों से परेशान है। एक पर्सनल लॉ से, भारतीय जनता पार्टी से हर एक आदमी परेशान है। तभी सुन तो लीजिए भाई साहब, आशीष सुन तो लीजिए थोड़ा सा सभ्यता आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देना चाहते, ये गलत बात है। आपने सवाल उठाया, मैंने आप ही का सवाल उनके सामने रखा, आप जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आस्था जी, मुस्लिम बेटियां 2 चीजों से परेशान है, पर्सनल लॉ से और जनसंख्या विस्फोट से। चूंकि योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने जा रहे हैं, धामी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, उससे मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता से हिंदू बेटियों को फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसीलिए ये लोग चिढ़े हुए हैं। इसलिए जो बीजेपी का समर्थन कर रहा है उसकी लिंचिंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गला काटने की धमकी दे रहे हैं, उसका झंडा उतार जो रहे हैं, लोग बीजेपी से चिढ़े हुए हैं, मैं उसका घर के सामने करकट फेंक रहे। सुनिए, अरे आस्था जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी चलिए, ये तो आपने 2-3 घंटे बताई, हम लोग फीडबैक है, ये लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। जिन मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया उनके घर के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं, उनके घर के सामने जाके टॉयलेट बाथरूम के उनके सामने जाके पेशाब कर रहे हैं। मतलब क्या क्या बताऊं, ये लोग किस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब तो ये फोटो होंगी ना आपके पास, अभी दिखा दीजिए, ये फोटो होंगी ना आपके पास। ये सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये विपक्ष में भले है, इसका कहते नहीं सपा नहीं, लेकिन गुंडई वही पुरानी, गुंडागर्दी किसकी आदत नहीं है, सरकार ने क्या कार्रवाई गुंडागर्दी इसकी जारी है। कानून व्यवस्था तो जंगल राज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसा है, आप कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि मिलेगा, आप कुछ भी कर लो, बेटियों को न्याय मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी, बेटियों को न्याय मिलेगा। अरे अच्छा, पेट्रोल डीजल जो है पाकिस्तान से और नेपाल से महंगा क्यों होता जा रहा है? आप ये बता दीजिए, आप पेट्रोल वो जानने में ज्यादा उत्सुक है। आप पेट्रोल डीजल पे वोट मांग रहे थे, मांग लिया। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून पे वोट मांगे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमको वोट मिला है, हमको वोट मिला है, आपको केवल ईवीएम से वोट मिला है। चलिए चैनल पे बोल दीजिए, अगला चुनाव जो है बैलेट पेपर कह तो रहा हूँ, हमारे फिर से ईवीएम की बात शुरू हो गई। कहाँ तो आप लोग दम भर रहे थे कि दूसरे चरण के बाद हमने डबल सेंचुरी लगा ली है, अब नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो ईवीएम की बात शुरू हो गई। आप चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, आप जनता पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है आप अपनी बात अपना पक्ष रख सकते हैं। अंबर जैदी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, अश्विनी उपाध्याय और आशीष चतुर्वेदी। ठीक है, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रख लिया। अंबर जैदी, ये बताइए कि क्या किसी मुसलमान का भाजपा को सपोर्ट करना खुद को मुसीबत में डालना है? आपने अपने अनुभव भी बताए, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस देश में मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं ये जो हमारे अभी विपक्षी दल है। अब मैं विपक्षी कहूंगी तो इनको इस बात का भी बुरा लगता है, विपक्षी को विपक्षी ना कहा जाए तो फिर सत्ताधारी कहा जाए। मेरी समझ से ये बात है, जो विपक्षी दल हैं इन्होंने जब से देश आजाद हुआ है तब से मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ एक हेड काउंट, एक वोट की तरह इस्तेमाल किया है। इतने वर्षों में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सिर्फ इन्होंने कमेटीज और उसकी रिपोर्ट्स बनाई है, उन रिपोर्ट्स में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो मुसलमानों के ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, ट्रिपल तलाक जैसा कानून अब जाके दशकों बाद महिलाओं को इंसाफ मिला है। या फिर आप बात करें बेसिक एजुकेशन की बात करें, आप पॉपुलेशन की बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के मुद्दे हैं, बेसिक रोजगार की बात करें, बिल्कुल नहीं है। क्या काम किया इनसे पूछिए। सिर्फ और सिर्फ ये धर्म और के नाम पर लोगों को कट्टर बनाकर एकजुट रखना चाहते हैं कि आप एक हो जाइए। क्यों एक हो जाइए? आजाद मुल्क में आप क्यों गेटोइजेशन को क्यों बढ़ावा देते हैं? आप अगर अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति की तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए तो बाबर को भी, अंबर जैदी को, निदा खान को भी, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मोहतरमा, आपने क्यों नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता समाज में जहर खोलने का काम जो ओवैसी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी है? करते हैं मुसलमानों की, तो मुसलमानों अरे मैं मुसलमानों की बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है अंबर जैदी, हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं।
अंबर जैदी, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी रखी। आशीष चतुर्वेदी, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए और उसके जवाब में आपको जो कहना है या जो तर्क रखना है वो आप रख सकते हैं। नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल आप सुनेंगे ना मेरा। लगातार विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आजादी के बाद से विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जो है केवल इस्तेमाल करने का काम किया, वोट बैंक की तरह। आप उनके मुद्दे नहीं उठाते, आप उनको यथास्थिति छोड़ देना चाहते हैं, और इसीलिए क्योंकि आपकी सियासत चलती रहे। लेकिन अब जब कुछ ऐसे लोग जो दूसरी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, आप उनको भी डराना चाहते हैं या उन डराने वालों को शह देना चाहते हैं? ओवैसी सबसे ज्यादा जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, कोई कार्रवाई करी है? जवाब दे दें, क्या कार्रवाई करी ओवैसी के खिलाफ इन्होंने? सबसे ज्यादा समाज में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी करता है, सबको मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उसको बचाने का पूरा काम करती है। अश्विनी उपाध्याय जी, ये सीधा आरोप आप पर है। कोई कार्रवाई की आपने उसके खिलाफ? जेल पहली बात तो कहते नहीं, सब बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 32 छेद। अपनी बात का जवाब सुन लीजिए। हाँ, आस्था जी, सब बोले तो बोले और चलनी बोले जिसमें 32 छेद। वो बोल रहे हैं जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं, वो बोल रहे हैं जो मुजफ्फरनगर के में दंगा करने वालों को एक बार एक आदमी से वो ले रहे हैं जो माफियाओं के फार्म हाउस में जाके रातें बिता रहे थे। वो बोल रहे हैं जो अतीक अहमद की गाड़ी में बैठ के घूमते थे और मुख्तार अंसारी की गाड़ी में बैठ के घूमते थे। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पुलिस की भर्ती में 80% से ज्यादा सीटें। आप अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। जवाब पूरा होने दीजिए एक बार। ओवैसी पे बताए ना, इधर उधर की छोड़ दे। अभी आतंकवादियों पे मैं अभी पुलवामा पे आ रहा हूँ। अरे मैं उसी जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। ठीक है आशीष जी, सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले पूरा। सवाल हो गया, जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा। सवाल आपका हो गया। वो बोल रहे हैं जो पुलिस की भर्ती में 80% से ज्यादा एक जाति और एक मजहब को भर्ती कर रहे थे। वो बोल रहे थे जो 80% थानेदार एक जाति एक मजहब का रखते थे। वो बोल रहे हैं जो 80% पुलिस वाले एक जाति एक मजहब का रखते थे। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, जिन्होंने थाने को दलाली का अड्डा बना दिया था, जिन्होंने थानों को दलाली का अड्डा बन गया था, थाने को वसूली सेंटर बना दिया था। अश्विनी उपाध्याय जी, आशीष चतुर्वेदी, खोरी का अड्डा दोनों रुक जाइए। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख ली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी, आप दोनों रुक जाइए। फजील अहमद जी, मेरे सवाल का जवाब ना सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है और ना विपक्ष दे रहा है। और सवाल यही कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए ही हुआ है और होता रहेगा? कोई दूसरी विचारधारा से यदि वो जुड़ना चाहे तो डर तो भी दिखाया जाएगा, और जब चुनाव हो तो भी डर दिखाया जाएगा। डर गए? देखिए, जनपद में पेपर लीक हो गया, हो कि भाग गए, उसकी खबर अमर उजाला के एक पत्रकार ने छाप दी, तो पत्रकार को जेल भेज दिया गया। यही है ना? अश्विनी उपाध्याय जवाब देंगे इस बात का कि पत्रकार ने अखबार में पेपर लीक की खबर छाप दी तो अखबार के पत्रकार को जेल भेज दिया गया। अश्विनी उपाध्याय। फजील जी, आप मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलना चाह रहे? मैंने जितनी बार आपसे सवाल किया, आप कई और मुद्दे बीच में ले आते हैं, आप कई और विषयों का जिक्र करने लगते हैं, लेकिन असल सवाल पर आप जवाब नहीं देते। मैंने आपसे मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल पूछा, दूसरी विचारधारा से जुड़ने पर सवाल पूछा, उनकी हत्याओं पर सवाल पूछा, आप पेपर लीक की बात करने लगे। पत्रकार को क्यों? समस्या देश की है, देश की समस्या मुसलमान उसी में आता है, देश में ही मुसलमान है, मुसलमान देश से बाहर नहीं है। ठीक है, जवाब सुन तो लीजिए। अरे जवाब सुनिए भाई साहब। ठीक है अश्विनी जी, बात पूरी कीजिए। 2 मिनट है, मुझे शो वाइंड अप करना है, बात पूरी कीजिए। विषय पर आप नहीं बोल रहे हैं फजील अहमद। अश्विनी उपाध्याय, ये लोग बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहन बेटियों को बराबरी के दर्जे पे लाना चाहती है, इसलिए ये कट्टरपंथियों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए चरमपंथियों का समर्थन कर रहे हैं। और ये जितनी हिंसा हो रही है, उस सबके पीछे इन लोगों का हाथ है। इनका हाथ कट्टरपंथियों का साथ, इनका हाथ चरमपंथियों के पीछे है, इनका हाथ माफियाओं के पीछे है। ये तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, थोड़े सुधर गए हैं, नहीं तो। ठीक है अश्विनी जी, क्लोजिंग रिमार्क आशीष चतुर्वेदी। सत्ता मिली होती ठीक है अश्विनी जी, आपने अपने विषय रख लिए। आशीष चतुर्वेदी जी, दिया नहीं तो ये तो पूरे प्रदेश में। ठीक है अश्विनी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, क्लोजिंग रिमार्क आपके, मुझे शो क्लोज करना है फिर।
इतनी देर से मैं पूछ रहा था कि ओवैसी पे क्या कार्रवाई की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और मैं भी जब से शो शुरू हुआ है आप लोगों से यही पूछ रही हूँ कि क्या बाबर बीजेपी की जीत की खुशी नहीं मना सकता? क्या शकील भाजपा की विचारधारा का समर्थन करते हुए अपने छत पर भाजपा का झंडा नहीं लहरा सकता? क्या निदा अहमद बिना किसी पाबंदियों के भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकती? मैं भी 40 मिनट से पूछ रही हूँ, ना फजील अहमद ने जवाब दिया ना आपने जवाब दिया। किसी को बिक जाएगा, ये ताजमहल भी बेच देंगे हम। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज महाबहस में हम चर्चा कर रहे थे इसी बात को लेकर कि क्या मुसलमान यदि भाजपा का सपोर्ट करता है या उसकी विचारधारा से जुड़ता है तो ये कुछ सियासी दलों को या फिर समूहों को नागवार गुजरता है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। ये दोहरे मापदंड क्यों? एक समय वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई वैचारिक आजादी चाहता है अपने ही समुदाय के अंदर से तो क्यों उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं? ये बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।